शहर में एक बहुत ही बड़ा नामी कॉलेज है। उस कॉलेज जो शहर की ये बीचों बीच में है, और इस शहर से दूर पास के जंगल में एक गांव है, कस्बा है जो जंगल के अंदर रहता है। वहां से गांव के कुछ लोग समूह में, ग्रुप में कॉलेज में आए थे कि कल जो है जंगल की पूजा है, जंगल देव की पूजा है। अगर इतने नामी कॉलेज से, इतने विश्वविख्यात कॉलेज से छात्र अगर उस पूजा में, वन देव की पूजा में, जंगल की पूजा में सम्मिलित होते हैं, तो गांव वालों के साथ साथ और भी अन्य लोग जो वहां से जुड़े हुए हैं उनको काफी प्रसन्नता होगी, अच्छा लगेगा। गांव वालों के इस निमंत्रण पर, गांव वालों के इस आग्रह पर कॉलेज के छात्रों में एक बहस शुरू हो गई, विचार विमर्श स्टार्ट हो गया और सभी लोगों ने अपने अपने मत देने शुरू किए। किसी ने कहा कि कैसे अनपढ़ और जाहिल और गंवार लोग हैं, अधनंगे और भूखे लोग जंगल में जा रहे हैं पूजा करने के लिए। किसी ने कहा ठीक कहते हो, ये जाकर के वहां पहाड़ पे एक फूल का माला चढ़ाएंगे, एक नारियल फोड़ेंगे, कुछ फूल प्रसाद रखेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, नाली नाला में बहाएंगे और जंगल की पूजा करेंगे। क्या फायदा मिलेगा इनको इनसे, पता नहीं कहां से हैं लोग। तो एक फिजिक्स के अत्यधिक ही मेधावी छात्र ने, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल में पढ़ाई कर, अंतरिक्ष विज्ञान में, उसने भी सहमति जताई। ठीक बोलते हो दोस्तों, दुनिया जो है चांद पर पहुंच गई है, मून पर पहुंच गई है, और ये लोग अभी जंगल में जाके पूजा कर रहे हैं। पागल लोग हैं। पता नहीं कब विकास होगा भारत का, कब देश का विकास होगा। उनमें से कुछ सकारात्मक लोग भी थे, जैसे एक धर्म भीरू छात्रा जो कि बहुत ही पूजा पाठ करने वाली थी। वो धर्म के हिसाब से उसने कहा कि नहीं, ये पूजा पाठ तो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति की परंपरा है, तो हम लोग को उस पूजा में जरूर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग देखते हैं कि काफी विभिन्न प्रकार के मत आने लग गए। तो क्या सही है, क्या गलत, क्या वो पाखंड है या क्या वो बेवकूफी है, जंगल की पूजा करना बेवकूफी है, या फिर ये जो छात्रों का जो किताबी ज्ञान है, क्या ये सही है कि चांद पर जाना ही जरूरी है, ये जंगल में पूजा करने से क्या फायदा है। केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़िए, ये सब क्या है। तो किनकी बात सही है? क्या ये छात्रों की आधुनिक ज्ञान सही है कि ये जंगल के पौराणिक ज्ञान शुरू है, या उनके जो सभ्यता संस्कृति और जो सदियों से जिस चीज को पालन करते आ रहे हैं वो सही है? दोनों में कौन सही है? तो आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग। कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग। दोस्तों, जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, बेसिक आवश्यकता है, बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी अर्थात भोजन। यह भोजन जो जीवित रहने के लिए, जीवन का बने रहने के लिए, यह भोजन बहुत ही अत्यधिक ही आवश्यक है। इस भोजन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। चाहे वह छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा हो, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस या बैक्टीरिया हो, या वो बड़ा से बड़ा जीव, जिराफ, हाथी, शेर, बाघ हो, या बीच के कोई छोटे छोटे जानवर, लोमड़ी, फॉक्स, भेड़िया, खरगोश, ये सब हो, चूहा हो, या जो भी छोटे छोटे हो। तो इस छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े से बड़े विशालकाय जीव तक को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, ये भोजन आता कहां से है? दोस्तों, इन सभी जीव जंतु को, जितने भी जीवित प्राणी हैं, इन सभी जीव जंतु को इस प्रकृति में, इस नेचर में, इस पृथ्वी पे सभी को भोजन जंगल प्रदान करता है। जंगल इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ फूड टू ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जंगल से हमें भोजन मिलता है। जंगल भोजन प्रदान करके एक समाज का कल्याणकारी कार्य भी करता है। अब जंगल समाज में कल्याणकारी कार्य, एक वेलफेयर स्टेट जंगल। भोजन नहीं मिलेगा ना दोस्तों, तो आप किसी भी गलत कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लोगों की आपराधिक प्रवृत्ति भूखे पेट रहने और कामी होने के कारण ज्यादा पाई गई है। लोगों को ये गलत करने पर मजबूर करती है खाली पेट। भोजन का मिलना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा ये आपको गलत मार्ग पर लेकर के जाती है। तो जंगल भोजन प्रदान करता है,
यह लोगों को गलत मार्ग पे आपराधिक प्रवृत्ति की ओर जाने से रोकता है। यह समाज के लिए कल्याणकारी है। है ना? तो आप देखिए, छोटे से छोटे कीड़े पत्ते खाकर जिंदा रहते हैं, खरगोश गाजर वाजर खा के जिंदा रहता है, हिरन भैंस बकरी नरम नरम पत्ते खाते हैं, हाथी जो है बड़े बड़े डाल पत्ते समेत खा जाते हैं, ये शेर चीता भालू और जो ये मांसाहारी जानवर है ये इन शाकाहारी जानवरों को खाते हैं। तो ये जो भी फूड चेन है और इसमें जो भी है, सभी को, हम मनुष्य को भी, मानव को भी जंगल ही भोजन प्रदान करता है। अब आप में से कोई पढ़े लिखे कह सकते हैं कि जी नहीं, जंगल से हमें भोजन नहीं मिलता है, हमारा तो खेत में भोजन मिलता है, एग्रीकल्चर से भोजन मिलता है जो कि धान और गेहूं के रूप में आता है, जंगल से नहीं मिलता है। उस पे भी आते हैं, जंगल से मिलता है। वो जो खेत में धान और गेहूं हो रहा है वो भी जंगल से आता है। समझने का विषय है। तो कैसे वो देखते हैं थोड़ा देर में। तो ये प्रकृति में जितने भी जीव जानवर और मनुष्य सहित सभी को भोजन जंगल देता है। इतनी महत्वपूर्ण बात है ये। जंगल जीवन को जिंदा रखता है, जंगल जो है आपको जीवित रखता है। दोस्तों, अगर इसी क्रम में हम आगे देखते हैं तो जंगल, इसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जंगल जो है हमें भोजन की व्यवस्था जो है पूरे इस समाज के लिए, पूरी इस प्रकृति के लिए जंगल करता है। और उसी जंगल को हम वैल्यू नहीं देते हैं, उसको काट डालते हैं, नष्ट कर देते हैं और उसको फलने फूलने का मौका नहीं देते हैं। तो ये जंगल जो है भोजन का जो प्रेशर है, भोजन का जो दबाव है इस प्रकृति पर, उस कमी को पूरा करता है। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए कि भारत में भोजन की कमी हो जाएगी तो भोजन की तो जरूरत है आपको। अब आप महंगे दामों पर, जिस देश में भोजन उपलब्ध है उस देश पर आप महंगे दाम देकर वहां से भोजन को लेंगे। सुने भी होंगे कि गेहूं का आयात हो रहा है, चावल का आयात हो रहा है, दाल का आयात हो रहा है, बाकी खाने पीने चीजों का आयात हो रहा है। अब यहाँ जंगल जो कि फ्री में, जो सस्ते दर पर या एकदम फ्री में ही आप बोलिए कि आपको जब भोजन को उपलब्ध करा रहा था, और आप कितना समझदार है कि उसी जंगल को काट दिए और काटने के बाद अब पैसा दे करके भोजन जो है बाहर से खरीद रहे हैं। कितने समझदार हैं हम लोग से समझदार कहीं मिलेगा नहीं। फ्री का चीज को छोड़कर उसको नष्ट करके पैसा दे करके खरीदो। जंगल ये जैविक विविधता को बनाए रखता है, मेंटेन करता है ना। अर्थात ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकृति में जितने भी जीवित प्राणी हैं, छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़े तक, सबको यह बनाए रखने में मदद करता है। अगर इनमें से कोई एक भी गायब हो जाएगा तो दूसरे क्लास को, दूसरे वर्ग को असर होगा। और यह जो जैविक विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, इस पर खतरा महसूस होने लगेगा। क्योंकि ये फूड चेन है, अगर एक भी लिंक गड़बड़ हो जाएगा तो उस पर जो जीवित रहता है उसको खाने वाले जानवर पर भोजन की आफत हो जाएगी, उसको परेशानी होगी। तो ये जो जैविक विविधता है, जो विभिन्न जीव जंतुओं के बीच में जो ये इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, सारा गड़बड़ हो जाएगा, सारा जीवन पे असर पड़ेगा और जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो जंगल जो है जैविक विविधता को भी बनाए रखता है। अभी जो एक प्रश्न बीच में उठा था कि हम तो खेत से जो है धान गेहूं चावल लेते हैं, जंगल से हम थोड़ी लेते हैं। तो जंगल ये जो है एग्रीकल्चर में, ये कृषि में किस प्रकार से मदद करता है, इसको भी समझ लेते हैं। जिस तरह से मनुष्य के शरीर में पसीना होता है, स्वेटिंग, उसी प्रकार से पौधे भी पानी को वातावरण में, एनवायरमेंट में छोड़ते हैं। इवापोरेशन वर्ड सुने होंगे, बाष्पीकरण। जल जो है जब बाष्प बन के ऊपर उठता है और बादलों का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, इवापोरेशन। जल का वाष्प के रूप में, वाटर का वेपर के रूप में ट्रांसफॉर्म होना ही इवापोरेशन है। तो इसी प्रकार का कार्य पेड़ पौधे भी करते हैं। पेड़ पौधे रूट से, जड़ से जल को लेते हैं, पानी को लेते हैं और इस पानी को वो पत्तों पर भेजते हैं ताकि वो पेड़ अपने लिए खाना बना सके। अब ये जो पानी अगर 100% लेते हैं, 100 लेते हैं, तो ये 100 का 100 पानी खाना बनाने में खर्च नहीं होता है। मुश्किल से 1.5 से 2% पानी खर्च होता है।
तो बाकी के जो 98% या 98.5% पानी है, जल है, वो कहाँ जाता है? इस जल को पेड़ पौधे अपने एरियल पार्ट से, अर्थात बाहरी कवर से, अपने बाहर के क्षेत्र, बाहर जो पेड़ पौधे के जो बाहरी आवरण है, वहां से वो वातावरण में, इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं अपने एरियल पार्ट से। जैसे कि स्टेम, तना, ब्रांचेस, है ना, ब्रांचेस, टहनी, शाखाएं, उसके पत्ते, फूल, फ्लावर, फ्रूट्स, इसके माध्यम से जो बाहरी सतह है उस पेड़ पौधों का, उसके माध्यम से वह अत्यधिक पानी, जो एक्सेस वाटर होता है, उसको वो वातावरण में छोड़ देते हैं। जो भोजन में पानी जो यूज होता है 2%, 1.5% से 2%, और बाकी पानी को ये वातावरण में छोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन एक्चुअली इवापोरेशन का ही एक और नाम ट्रांसपीरेशन है। तो ये प्लांट जो पानी जो वातावरण में छोड़ते हैं, इसी को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन इज बेसिकली इवापोरेशन। जिस तरह से नदियों, तालाब, समुद्र से जल जो है बाष्पीकृत होकर, इवापोरेट होकर ऊपर जाकर बादलों का निर्माण करता है, कुछ इसी, तो ये इवापोरेशन हो गया। और इसी इवापोरेशन का एक रूप जो है ट्रांसपीरेशन है, जो कि प्लांट जो है अपने पत्तों, स्टेम, ब्रांचेस, फ्रूट, फ्लावर के माध्यम से इन्वायरमेंट में जल को छोड़ता है। अब इससे क्या होता है दोस्तों? ये जो रूट जो पानी लेकर के और पेड़ के माध्यम से बाहर में जो पानी छोड़ रहा है, इससे मौसम जो है खुशनुमा होता है। मौसम में नमी रहती है, मॉइस्चर रहती है, जो कि मौसम को अत्यधिक खुशनुमा बनाता है, लोगों को सुकून देता है। और यहाँ यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती है। यह जल जो है बाष्पीकृत होकर के वेपर के रूप में आ करके ये वापस ऊपर जो है आकाश में जाता है, वायुमंडल में जाता है, और ये धीरे धीरे वहां जमा होकर के बादल का निर्माण करता है। और ये बाष्प वहां पे कंडेंस होकर के, कंडेंसेशन होकर के जल के रूप में बदल जाते हैं। और जल की बूंदें जब भारी हो जाती है, वेट उनका ज्यादा हो जाता है, उनका भार ज्यादा हो जाता है, अब तो वो फिर जो है वापस पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ये जो गिरता है, इसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन अर्थात बारिश, रेन। तो ये जो हम देख रहे हैं कि वाटर साइकिल हो गया। वाटर साइकिल का कहने का मतलब कि एक जगह से जो गया, दूसरा वापस उसी जगह पे आना, जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पर वापस आने की प्रक्रिया को साइकिल बोलते हैं। तो वाटर साइकिल क्या हो गया कि वाटर साइकिल जो हो गया, एक जगह से जब वाटर चला तो वापस उसी जगह पे आ गया, तो इसको वाटर साइकिल कहते हैं। तो रूट जो है पानी को लिया, पानी लेने के बाद भोजन बनाने में जितनी जल की जरूरत थी उतना लिया, और बाकी पानी को एनवायरनमेंट में छोड़ दिया ट्रांसपीरेशन की मदद से, पेड़ पौधे। और ये पानी जो है ऊपर गया, क्लाउड बना, क्लाउड बन करके वो जो है रेन की मदद से, बारिश की मदद से वापस पृथ्वी पर आ गया। तो ये साइकिल जो है बारिश फॉर्मेशन में, रेन के बनने में जंगल कितना मदद करता है। और यही बारिश आपके खेतों में होता है। और अगर खेतों में, एग्रीकल्चर फील्ड में ये बारिश का पानी ना पहुंचे तो ये धान, गेहूं, चावल कहां से होगा दोस्तों? किधर से होगा? है ना? अब बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। देखिए, इस पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बारिश का पानी जब गिरता है, खास करके जब जंगल पे पेड़ पौधों पर गिरता है, तो वो क्या करता है? बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे करता है। वो डायरेक्ट पानी की बूंदों, बारिश की बूंदों को नीचे जमीन पर डायरेक्ट गिरने नहीं देता है, अपने ऊपर गिरने देता है। तो पेड़ पे गिरता है तो क्या होता है? बारिश की बूंदों का स्पीड जो स्लो हो जाता है, स्लो होने से वो डायरेक्ट धरती को टच नहीं करती है, हिट नहीं करती है। तो अगर डायरेक्ट धरती को हिट करेगी तो धरती में जो मिट्टी है, मृदा है, उसका जो है कटाव हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। और सॉइल इरोजन हो जाएगा तो सारा जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, ये प्रकृति जो है बहुत ही गंभीर अवस्था में आ जाएगी। सॉइल इरोजन तो एक गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकता है। तो इस सॉइल इरोजन को, मिट्टी के कटाव को भी यह जंगल, पेड़ पौधे रोकते हैं, बारिश के स्पीड को कम करते हैं। और पेड़ से वो पानी जो है आस्ते आस्ते रिस कर, धीरे धीरे उसमें से चिपक कर आस्ते आस्ते रिस कर नीचे आता है। बात यही खत्म नहीं होती है। वो रिस कर आने के बाद ये वही जड़, वही रूट जो पानी लेकर के पत्तों तक पहुंचाता था भोजन बनाने के लिए, अब ये यही रूट उस पानी को, जल को रिस कर भूमि के अंदर में जाने में मदद करता है। और ये पानी जो है भूमि के अंदर में जमा हो जाती है। ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। तो जंगल, भूमिगत जल ग्राउंड वाटर को बढ़ने में मदद करता है। फिर बात यहां खत्म नहीं होती है, सिर्फ मदद ही नहीं करता है,
ये जो वाटर लेवल है ग्राउंड लेवल में, ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, उसको मेंटेन करता है। कैसे? अब एक पेड़ जो है रूट से पानी लिया, ट्रांसपिरेट होकर के बादल बना, बादल से बारिश हुआ, तो वो बारिश जो है सिर्फ उसी पेड़ पे तो नहीं पड़ रहा है, अगल बगल के जितने पेड़ है उस पर भी तो बारिश हो रहा है, और जिन पेड़ पर पड़ रहा है, जिन ट्री पे पड़ रहा है, वहां से भी तो रूट से वो पानी नीचे जा रहा है। तो आसपास के पूरे एरिया में जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। फिर उसी तरह से वह पेड़ जो है ट्रांसपिरेट करता है, और ट्रांसपिरेट करने के बाद ऊपर जाकर के कंडेंसेशन होता है और बारिश, फिर वहां से बारिश होता है। वह पेड़ जो है फिर अपने आसपास के एरिया में बारिश को पैदा करता है। इस तरह से देखते हैं कि यह एक चेन बन जाता है, और ये जंगल जो है काफी एक बड़े क्षेत्र में बारिश को पैदा करती है। इसलिए जंगल के आसपास के क्षेत्रों में बारिश अधिक होती है, वहां का मौसम खुशनुमा रहता है। तो दोस्तों देखिए, ये जंगल किस तरह से बारिश के बनने में मदद करती है, और बारिश जो है जब वो जमीन पर वापस आती है तो मिट्टी के कटाव को, सॉइल के इरोजन को यह बचाने में मदद करती है। ये एक अन्य प्रकार से भी सॉइल इरोजन को रोकने में मदद करती है, प्रिवेंट करने में मदद करती है। जो पेड़ के जो रूट होते हैं, प्लांट्स के जो रूट होते हैं, वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं, और जो है उसको फैलने और बिखरने नहीं देते हैं। इस प्रकार से प्लांट्स जो है सॉइल इरोजन को भी रोकता है। आपने कभी देखा होगा रोड में कि कहीं पे कटाव हो गया है, रोड जो है टूट फूट गया है, मगर पेड़ जहां पर है वहां पे समतल है। क्यों? क्योंकि पेड़ ने अपने जड़ की मदद से, अपने रूट की मदद से उस जगह की मिट्टी को, उस जगह की जमीन को जकड़ के रखा है और उसे बिखरने से रोक रहा है। तो जंगल बारिश भी पैदा कर रहा है और सॉइल इरोजन को भी बचा रहा है। जंगल को कम मत समझिए, प्लांट्स को। दोस्तों, ये ग्राउंड वाटर जो है, भूमिगत जल जो है, इसकी बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। ये पेड़ पौधे, जंगल जो है इस वाटर लेवल को मेंटेन करते हैं, वाटर टेबल को मेंटेन करते हैं। ये वाटर टेबल क्या होता है? ये जो ग्राउंड वाटर होता है, भूमिगत जल होता है, तो नीचे जो जमा हो जाती है भूमि के नीचे, और भूमि के नीचे जाने के बाद वो एक लेयर बन जाता है, एक परत बन जाता है। तो ये जो पानी का जो सबसे टॉप लेयर हुआ, जो सबसे ऊपरी भाग हुआ, वो एक टेबल जैसा हो गया। तो ये पानी का जो सबसे ऊपरी लेयर है, इसी को वाटर टेबल बोलते हैं, वाटर टेबल। ये अंडरग्राउंड वाटर के लिए यूज होता है। तो जंगल जो है इस वाटर टेबल, पानी के सरफेस को, लेयर को भी मेंटेन करती है। तो समझिए इस बात को। और इसी ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए भारत सरकार इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए लगी हुई है कि आप हमें थोड़ा ग्राउंड वाटर टेक्नोलॉजी दे दीजिए, तो जिसके कारण हमारी जो ये अंडरग्राउंड वाटर जल की जो समस्या है, इसको कैसे दूर किया जा सके। और इसके लिए करोड़ों करोड़ रुपए लगेंगे, और टेक्नोलॉजी तब जाकर के वो देगा, इजराइल देगा कि नहीं देगा, इसके लिए कितने विचार विमर्श होंगे, कितने लोग आएंगे जाएंगे, डेलीगेट्स, पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ों खर्चा होगा, तब जाकर के टेक्नोलॉजी मिलेगा। जंगल को इजराइल की जरूरत नहीं है, जंगल को इजराइल से टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। वो चुपचाप वाटर लेवल को मेंटेन करता है, अंडरग्राउंड वाटर को। आपने अक्सर ये सुना होगा कि वहां सूखा पड़ गया है, पानी की कमी हो गई है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला गया है। अब तो जंगल ही नहीं है तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल नीचे जाएगा ही, क्योंकि वहां पेड़ पौधे हैं नहीं। तो जो बारिश जो हो रही है, पहली बात तो जंगल नहीं है तो बारिश ही नहीं हुई, और अगर गलती से थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो वहां तो पेड़ पौधे हैं ही नहीं कि वो अंडरग्राउंड वाटर को अपने रूट के माध्यम से, जड़ के माध्यम से मेंटेन कर सके। तो सूखा तो पड़ेगा ही, सूखा को बचाता है जंगल। दोस्तों, जब कभी माँ पिताजी हम लोग पर गुस्सा हो जाते थे बचपन में, या अभी आप लोग तो छोटे हैं, आज भी आपके माँ पिताजी गुस्सा हो जाते हैं कभी किसी कारण से, तो आपको बोलते हैं ना कि 9 महीना पेट में ऐसे ही रखे। माताजी गुस्साती है ना, 9 महीना पेट में क्या ऐसे ही रखे, इतना मुश्किल से तुमको पाले पोसे बड़ा किए, और आज तुम इस तरह की बदमाशी करते हो। तो जंगल भी कुछ इसी तरह से कार्य करता है। कैसे? तो एक वर्ड होता है ह्यूमस। ह्यूमस, ये जो जानवर जंगल में मर जाते हैं या पेड़ पौधे अपनी आयु समाप्त कर लेते हैं, तो ये जो है नष्ट हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं,
और ये सड़ने और गलने के पश्चात वापस उसी जंगल की मिट्टी में मिल जाते हैं और ये ह्यूमस में बदल जाते हैं। तो ये जो जानवर जो है जिनकी आयु पूरी हो गई, मर गए, सड़ गल गए, पेड़ पौधे जो सड़ गल गए, इनकी जो आयु पूरी हो गई, इनमें बहुत ही पौष्टिक तत्व होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। तो ये जो पौष्टिकता और न्यूट्रिएंट्स है ये जंगल की मिट्टी में मिल जाती है और मिट्टी जो है ह्यूमस से भर जाती है और ये उपजाऊ हो जाती है, उर्वरा हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। तो इस मिट्टी पे जब कोई बीज पड़ता है, या तो उसी पेड़ का बीज पड़ जाए या किसी और पेड़ का बीज जो कि किसी जानवर, पशु, पक्षी के द्वारा या हवा के द्वारा या कोई पानी के द्वारा या किसी और माध्यम से कहीं और का बीज, सीड वहां आ जाए और उस ह्यूमस वाली मिट्टी में अगर उसको लगा दिया जाए या वो वहां पहुंच जाए और वहां से जो पेड़ पौधा निकलेगा उस बीज का, उस सीड का या उसी पेड़ का जिसका सीड गिरा है, तो वो काफी जो है फर्टाइल लैंड पे है, तो वो काफी अच्छे से उपजेगा, काफी अच्छा ग्रो होगा, है ना। तो क्या बात इतना ही है? नहीं, ये ह्यूमस जो है अर्थात जो ये मिट्टी है, ये अच्छा, ये ह्यूमस को पहचानेंगे कैसे? जंगल में जब पेड़ पौधों के जो पत्ते वत्ते गिरे रहते हैं जमीन पे, जब उनको हटाइएगा तो आपको मिट्टी हल्की काली काली रंग की नजर आएगी, ब्लैक कलर की। तो ये ब्लैक कलर की मिट्टी है ना, यही ह्यूमस है। यही एक्चुअली में ये जो जानवर, पेड़ पौधे जो सड़गल के नष्ट होकर के जो मिट्टी में मिल गए हैं, यही जो है ये ह्यूमस है, ये जो ब्लैक कलर की दिखती है। तो ये जो है बहुत ही फर्टाइल होता है, ये प्लांट्स को ग्रो करने में काफी मदद करता है। और ये ह्यूमस क्या सिर्फ यही फर्टाइल ही होता है क्या? तो ह्यूमस की एक और कलाकारी है, ये ह्यूमस, इसकी एक और कलाकारी है, ये जो है टेम्परेचर को एब्सॉर्ब करता है, टेम्परेचर को एब्सॉर्ब करता है और ये उस ह्यूमस वाली मिट्टी को उसमें एकदम बराबर टेम्परेचर रखता है। ये अभी डायलॉग क्यों बोले, माँ ने 9 महीना पेट में रखा? क्योंकि माँ जो है जब किसी बच्चे को अपने शरीर में पालती है तो वो एक सटीक, एक उचित तापमान, टेम्परेचर प्रोवाइड करती है जिससे कि बच्चा जो है स्वस्थ ग्रो हो सके। जिस प्रकार से मुर्गी अपने अंडों को सेती है ना, उसको ताप देती है, टेम्परेचर देती है, एकदम संतुलित बैलेंस टेम्परेचर देती है, न कम न ज्यादा, जिससे कि अंडों के अंदर में चूजा जो है उनका अच्छे से विकास हो जाए। तो ये माँ हो या मुर्गी हो जो अपने अंडों को सेती है, उचित तापमान देती है, तभी तो जाकर के बच्चा या अंडे के अंदर में जो चूजा है उसका विकास होता है। तो इसी प्रकार से ये जो ह्यूमस है ये एकदम उचित टेम्परेचर देता है, जिसके कारण ये जो नए नए पेड़ पौधे जो उसमें से ग्रो करते हैं उनको बराबर टेम्परेचर मिलता है और वो ठीक ठाक ग्रो करते हैं, उनका विकास होता है। नहीं तो वो नष्ट हो जाएंगे। उनको टेम्परेचर आग जला करके देने से तो नहीं होगा, उनको गैस के ऊपर चढ़ा देंगे पेड़ पौधा को कि टेम्परेचर दे देते हैं तो नहीं होगा, वो तो जल जाएंगे। तो एक सटीक टेम्परेचर की जरूरत होती है, इसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन की जरूरत होती है किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। बारिश मिल ही रहा है, मौसम खुशनुमा है ही, मॉइस्चराइजर है ही, रूट को पानी मिल ही रहा है, अब बच गया टेम्परेचर, तो ये मिट्टी जो है टेम्परेचर भी दे रही है, सटीक टेम्परेचर। तो इस तरह से पौधों का विकास होता है। तो ये जंगल तो है, जंगल जो है देखिए कैसे अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, कैसे अपने आप को वापस बना लेता है। पेड़ पौधा है, बड़ा हुआ, आयु पूरा हुआ, समाप्त हुआ, नष्ट हो गया, वापस जमीन में गया, मिल गया, सड़ गया, उसकी जो पौष्टिकता, जो न्यूट्रिएंट है वापस मिट्टी में आ गई और वहां से नया जीवन पृथ्वी के गर्भ से निकल गया। तो जंगल अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस खाली करना यही है कि उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, उसको तकलीफ मत दीजिए। ये प्लास्टिक पॉलीथीन मत फेंकिए, चिप्स खा करके उसका प्लास्टिक मत फेंकिए, क्योंकि उस मिट्टी का कंपोजिशन, संरचना अगर बदल जाएगा तो फिर अपने आप को रीजनरेट कैसे करेगा? ये बहुत ही चिंता की विषय है, क्योंकि मिट्टी का संरचना, कंपोजिशन बदलते जा रहा है और जिसके कारण जंगल अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रहे हैं और इनके कारण कितनी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ऑक्सीजन की कमी, एटमॉस्फेयर में बैलेंस नहीं हो रहा है, CO2 बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, रेन कम हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, बाढ़ होते जा रहा है। जंगल बाढ़ को भी बचाता है, फ्लडिंग को भी बचाता है। ये जो वाटर टेबल बताए, अंडरग्राउंड वाटर बताए, और ये जो प्लांट्स जो है इन सब वाटर लेवल को मेंटेन करता है। तो जो जंगल में जो झरने, नदी होते हैं, तालाब होते हैं, उनके पानी लेवल को भी ये मेंटेन करता है, क्योंकि और अगर ये नहीं मेंटेन करे तो नदियों में बाढ़ आ जाएगा। तो ऐसे ही अधिक बारिश आने से तो बाढ़ आता ही है, और नहीं तो ऐसे भी बाढ़ आ जाएगा। तो ये फ्लडिंग को भी कंट्रोल करता है जंगल। जंगल कितने सारी चीजों को काम करता है।
देखिए वो सटीक तापमान देता है, माँ के जैसा, मुर्गी जो अपने अंडों को दे रही है उसके जैसा। तो ये आपको बचाने के लिए क्या क्या नहीं करता है, आपके लिए क्या क्या नहीं करता है। हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, भोजन दे रहा है, आवास दे रहा है, जीवन दे रहा है, टेम्परेचर दे रहा है, क्लाइमेट को बनाए रख रहा है, और हम लोग जो है इसको वैल्यू नहीं देते हैं। आप अपने माँ बाप को वैल्यू देते हैं ना, हर कोई देता है, हम भी देते हैं, सभी कोई देते हैं। तो ये भी तो एक माँ बाप के जैसा काम कर रहे हैं, जो सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी प्रकृति को बचा रहे हैं। तो इनका वैल्यू देना भी तो बनता है। तो ऐसे कैसे, ये कुछ बोलेंगे नहीं तो क्या हम लोगों को समझना नहीं चाहिए? ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये ह्यूमस की एक और कलाकारी देखिए। ये ह्यूमस जो मिट्टी पे जो सड़गल के जो पेड़ पौधे जानवर मिल गए, जो मिट्टी में बन गए, ये काली काली सतह मिट्टी में जो मिल गए, ये जो है पूरी ठोस नहीं होती है, ये अंदर से पोरस होती है, मतलब अंदर में छेद होता है। तो इससे क्या होता है, जगह बनती है, और इस जगह बनने के कारण क्या होता है, उसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा पानी जाता है। तो इस तरह के जो मिट्टी में जब जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा पानी है, उस मिट्टी में जब कोई पौधों का, पेड़ का रूट जाता है तो उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलता है, एक्स्ट्रा पानी मिलता है। तो उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा पानी मिलेगा तो वो तगड़ा मजबूत होगा ना। और रूट अगर मजबूत होगा, रूट मजबूत होगा, जड़ मजबूत होगा तो पेड़ भी मजबूत होगा, है ना। नींव मजबूत होगा तो बिल्डिंग मजबूत होगा। तो पेड़ को ये ह्यूमस मजबूत बनाने में, ग्रो करने में भी मदद करता है। टेम्परेचर दे रहा है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा पानी दे रहा है। और यहाँ पर एक चीज क्या छुपा हुआ है कि जब कभी सूखा पड़ता है, जब मौसम में गर्मी ज्यादा हो जाती है, और उस समय जब पेड़ पौधों को ऑक्सीजन और पानी की कमी होती है, तो ये ह्यूमस उस समय, इस सूखे के समय में यह रूट को, यह जड़ को यह देता है, प्रदान करता है, जिससे कि पेड़ पौधे अपने जीवन को बनाए रखे, बचाए रखे। तो इस तरह से जब कोई लंबा सूखा मौसम चलता है या ड्राई स्पेल चलता है, ड्राई स्पेल, लंबा सूखा मौसम, तो उस समय यह ह्यूमस अपने पोरस होने के कारण पौधों के, पेड़ के रूट को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा पानी देता है, जिससे कि वे अपने जीवन को बनाए रखे, है ना। आपने घर में माली को देखा होगा ना कि खुरपी लेके पेड़ पौधों का जड़ को खोदते रहता है। वो क्या करता है, वो मिट्टी को उलट पुलट करता है, जिससे कि मिट्टी ठोस हो जाती है। तो मिट्टी जो है अंदर में जगह बन सके, और अंदर में जगह बनेगा तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा पानी जा सके, जिससे कि रूट को फ्रेश एयर मिल सके, पानी डालने से ज्यादा पानी मिल सके, जिससे कि वो अपने जीवन को बनाए रख सके। अब जंगल में ये कौन माली जाएगा खुरपी लेकर के खोदने के लिए, कि जिससे कि जड़ को समय समय पर फ्रेश ऑक्सीजन और फ्रेश पानी मिल सके। तो प्रकृति ने ह्यूमस के माध्यम से इसका व्यवस्था कर रखा है। सोचिए, प्रकृति कितनी अजीबोगरीब चीज है, एकदम अविश्वसनीय, अकल्पनीय, विचित्र चीज है, अमेजिंग। सोचिएगा तो सोचने पे मतलब मजबूर हो जाइएगा कि सोचते ही रह जाइएगा कि जंगल क्या क्या करती है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि इन सब बातों को आज के डेट से कैसे रिलेट करेंगे। तो रिसाइक्लेबल, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जंगल में कोई भी चीज वेस्ट नहीं करता है, चाहे वो जानवर मर जाए या बड़े से बड़े पेड़ नष्ट हो जाए, वो नष्ट होने के बाद वो वापस मिट्टी में ह्यूमस के रूप में मिल जाते हैं, और उनकी जो पौष्टिकता, न्यूट्रिएंट है, वापस मिट्टी में मिल जाती है, जो नए पौधों को, नए पेड़ को जन्म लेने में मदद करती है। इस तरह से जंगल अपने आप को रीजनरेट करता है, ये रिसाइकिल करता है। तो प्रकृति से इसी चीज को सीखना चाहिए ना। हम लोग को भी कुछ ऐसी ही चीजों का यूज करना चाहिए जो कि रिसाइकिल हो सके, वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो इन सब बातों को सरकार ने समझा है, और वो अब रिसाइक्लेबल मटेरियल प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए ज्यादा जोर दे रही है, जनता में जागरूकता पैदा कर रही है कि आप रिसाइक्लेबल चीजों को यूज करें।
इसलिए फैक्ट्री मेड जो भी चीज आती है उस पे आप देखिएगा कि लिखा रहता है रिसाइकिलेबल, है ना। मगर हम लोग इतने बदमाश हैं कि उसको रिसाइकलिंग के लिए देते नहीं है, उसको फेंक देते हैं, है ना। रिसाइकलिंग के लिए देना चाहिए ना। प्रकृति अपने आप को रिसाइकिल कर रही है, तो रीजनरेट कर रही है, फिर से खुशनुमा बना रही है। मगर हम लोग तो रिसाइकिल कर नहीं रहे हैं, उसको फेंक देते हैं कूड़ा कचरा में और प्रकृति को नष्ट करते हैं। रिसाइकिल करेंगे तब तो ये प्रकृति सुंदर रहेगी ना। आखिर सरकार ने ये पॉलीथीन का जो है लॉन्ग टाइम क्यों बंद कर दिया? क्यों वन टाइम यूज वाले और एकदम कम से कम माइक्रोन वाले पॉलीथीन को यूज करने की इजाजत दी है? क्यों? ताकि ये जो हम लोग बदमाशी कर रहे हैं, पॉलीथीन को इधर उधर फेंक देते हैं, जिसके कारण प्रकृति का नुकसान हो रहा है, तो ये ना हो, लोगों को ये समझाया जा सके, उनमें यह विकास किया जा सके, उनकी चिंता में, भावना में, बुद्धि में कि प्रकृति का संरक्षण, बचाव कितना जरूरी है। इसलिए सरकार को इस तरह के कड़े कदम, ठोस कदम उठाना पड़ रहा है। कई ऐसे जगह हैं, जैसे आप हरिद्वार में जाइएगा तो वहां प्लास्टिक पॉलीथीन पूरी तरह से बैन है, आप यूज नहीं कर सकते हैं। सरकार को इतना कड़ा कदम उठाना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई रिसाइकिल कीजिए, तब तो वापस से रीजनरेशन होगा, मतलब पुनर्जन्म होगा, नहीं तो कैसे होगा? सब चीज नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो प्रकृति से सीखिए कि रिसाइकलिंग कैसे करें और कैसे अपने आप को बनाए रखें, कैसे जो है ये जंगल जो है, ये मिट्टी जो है, ह्यूमस जो है, ये टेम्परेचर को तो एब्जॉर्ब करती ही है, एक सटीक टेम्परेचर बनाती है ताकि पौधों का सही विकास हो सके, ग्रो हो सके। इसके अलावा भी जंगल बहुत चीज को एब्जॉर्ब करती है, ये साउंड, नॉइस को भी एब्जॉर्ब करती है। जंगल के किनारे जब आप हाईवे पे जाइएगा तो आपको बहुत आवाज सुनाई देगा, गाड़ी का, हॉर्न का, चलने का आवाज आएगा, चे चा पू पा पी पा। पर जैसे आप जंगल में घुसिएगा तो आपको आवाज की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जंगल जो है नॉइस को रिड्यूस करता है, साउंड को एब्जॉर्ब करता है। जंगल में जो पेड़ पत्ते पौधे होते हैं, उनके जो पत्ते हैं इस साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, नॉइस को रिड्यूस करते हैं। इसलिए जंगल में कितनी शांति रहती है। एक चिड़िया छोटा सा चहचहाता है, चीची चीची, तो उसका आवाज आता है, शांति। तो ये जंगल जो है नॉइस को, साउंड को एब्जॉर्ब करता है, आपको शांत माहौल देता है। तो जंगल ना सिर्फ टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है, सटीक बना रहा है, बल्कि ये नॉइस को भी। जंगल क्या क्या करता है दोस्तों, कितनी खूबियां हैं, क्या क्या बताएं और क्या क्या समझाएं। खुद हमें नहीं पता है कि जंगल क्या क्या करता है, जो थोड़ी बहुत पता है वो आपको बता रहे हैं। इन सब बातों के पश्चात ये जो कॉलेज के जो छात्र हैं, जो ये सोच रहे थे कि जंगल के वनदेव की पूजा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अब इनके मत जो है, अब इनके विचार थोड़ा बदलने लगे हैं। तो दोस्तों अभी और आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझते हैं। क्या है कि वो जंगल के अनपढ़ गंवार लोग जो जंगल में रहते हैं वह सही है कि ये किताबी ज्ञान वाले छात्र सही है? क्या सही है? कैसे और अधिक अच्छा किया जा सकता है? छात्र भी गलत नहीं है और जंगल के लोग भी गलत नहीं है, तो दोनों कैसे सही है, इस चीज को समझते हैं। तो जंगल से हमने देखा कि रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी के विषय में काफी चर्चा की। अब जो है मकान के बारे में चर्चा करते हैं, आवास के बारे में। ये जंगल आवास कैसे देता है? तो वो तो जो गांव के, जो जंगल के जो लोग जो वहां जंगल में रहते हैं, उनका आवास तो जंगल में ही है, घर उनका जंगल में ही है। तो वो घर कैसे बनाते हैं? तो जंगल में जो उपलब्ध सामग्री है, जंगल में जो मिलता है, पेड़ के पत्ते, टहनियां, गाछ, डाल, ये उन्हीं के माध्यम से लकड़ी बना करके और लकड़ी के माध्यम से लकड़ी के घर बना करके वो रहते हैं। मतलब जंगल की मदद से वो अपने घर का, आवास का निर्माण करते हैं और वो रहते हैं। इस तरह से वो उनके लिए आवास ही है। और आवास जो है शेल्टर देता है, सुरक्षा देता है। आपको बाहर अंधेरा में डर लगेगा ना, मगर आप अपने घर में आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा ना, आप सुरक्षा की भावना को महसूस करते हैं। अब एक कोई लड़की है, वो अगर रात के अंधेरे में बाहर है तो उसे बहुत डर लगेगा कि उसके साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है, पर जैसे ही वो घर आ जाती है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। लड़कों के साथ भी होता है ऐसा, बाहर वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, कभी कोई गलत घटना का अंजाम हो सकता है, पर जैसे ही वो घर पहुंच जाते हैं तो वो सुरक्षा की भावना उनमें आ जाती है। तो इस तरह से ये जो है आवास देता है, आवास आपको सुरक्षा की भावना को देता है। तो जंगल ये आपको आवास देता है, शेल्टर देता है, सुरक्षा देता है। ये सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, जंगल में रहने वाले कितने जानवर हैं
छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर के, एक केचुआ से लेकर के, एक छोटे कीड़ा जो है बीटल से लेकर, झिंगूर से लेकर के, खरगोश से लेकर के, चीता से, ये सभी का घर है जंगल, हैबिटेट है। ये प्लांट्स, पौधों, ये सभी का घर है। जंगल घर देता है, सिर्फ भोजन ही नहीं देता है, आवास भी देता है। तो जंगल इज अ हैबिटेट होम फॉर मेनी एनिमल्स एंड प्लांट इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग भी जंगल से सामान लेते हैं। हमारे जो लकड़ी के जो खिड़की, दरवाजे, काफी चीज, फर्नीचर, ये सोफा, टेबल, क्या क्या चीज हम लोग जंगल से लेते हैं। खैर, इस पर हम लोग बाद में आएंगे कि हम लोग अपने विलासिता के लिए, अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए जंगल पे किस तरह से डिपेंड करते हैं, उनसे हमें और क्या क्या मिलता है, फल, फ्रूट, हनी, मधु, शहद, बहुत चीज है। इस पर थोड़ा बाद में आते हैं, पर अभी इस चीज को पहले देखते हैं कि आवास जो है, आवास, शेल्टर। तो ये जंगल जो है एनिमल्स एंड प्लांट्स को शेल्टर दे रहा है, ये उनका हैबिटेट है। वहाँ पे जो जंगल में जो रह रहे हैं उनको ये आवास शेल्टर देता है, वहाँ के लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। जंगल पे वो पूरी तरह से डिपेंड है। जंगल से लकड़ी लाते हैं, उनको जलाते हैं, खाना बनाते हैं। जंगल से साग सब्जी, फल फूल, कंद मूल लाते हैं, उनको खाते हैं, उन पे उनका भोजन डिपेंड करता है। और अब उनके पास जो जानवर है, जो मवेशी है, उनको उसी जंगल में वो चराने के लिए लेकर के जाते हैं, जिससे जो उनके पालतू जानवरों का भी पेट भरता है। ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए लेकर के जाते हैं, और उसी जानवरों को वो जो है उनसे वो उनके आय का एक, इनकम का एक मेन सोर्स है। ये बहुत मेन सोर्स है उन गाँव वालों के लिए, क्योंकि उनकी इतनी अधिक जरूरतें नहीं होती है, उनकी छोटे में गुजारा हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे पालतू जानवर वो पालते हैं, इन्हीं से यही उनका सोर्स का इनकम है। मुर्गी, चूजा, बकरी, गाय, भैंस, ये सब उनके इनकम का स्रोत है। तो ये सबको खाना कैसे मिलेगा? तो इन सभी को वो जंगलों में ही चराने के लिए लेके जाते हैं। तो जंगल ना सिर्फ उन लोगों का या वहां पे रहने वाले लोगों का पेट भरता है, बल्कि उनके जो पशु पक्षी है उनका भी पेट भरता है। तो जंगल जो है किस तरह से आपको आवास शेल्टर में किस तरह से मदद करता है। और हम लोग जो सोचते हैं कि तो शहर के लोग बोलेंगे कि हम थोड़ी ना जंगल पे रहते हैं, हमको थोड़ी ना जंगल आवास देता है, शेल्टर देता है, होम देता है, जंगल हमको नहीं देता है। तो अब इस चीज को समझते हैं कि आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, वो अपार्टमेंट है, मान लीजिए कि 25 फ्लोर का अपार्टमेंट है, और आपका उसका 17 फ्लोर पे आपका फ्लैट है, और आप बहुत खुश हैं कि 2 करोड़ दे करके हमने इस 17 फ्लोर पे, 17वें फ्लोर पे अपना एक फ्लैट लिया है, जहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आती है, यहाँ से व्यू क्या मस्त आता है, कितना अच्छा मौसम दिखता है। तो ये जो व्यू है, जो ये मौसम है, क्यों अच्छा आ रहा है? क्योंकि आपका तो अपार्टमेंट खड़ा है, मगर उसके अगल बगल में जंगल है, फॉरेस्ट है, पेड़ पौधे हैं, इसलिए। और आपका जो ये अपार्टमेंट बना है, यहाँ भी फॉरेस्ट था, जंगल था, उसी को काट करके ये अपार्टमेंट बनाया गया है। इस पे खुश होने वाली कोई बात नहीं है। बहुत बेवकूफ है हम लोग। हम लोगों ने कभी पूछा क्या कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट था, जिसको काट करके आपने अपार्टमेंट बना दिया, तो ये जो फॉरेस्ट जो काटा, तो ये जो पेड़ पौधे थे, इनको आपने वापस कहीं लगाया क्या? यहाँ पर जितने पेड़ पौधे थे उनको काटा, तो उनके बदले में कहाँ आप लोगों ने पेड़ पौधे लगाया? हमें उनसे मतलब नहीं है। हम तो बस रजिस्ट्री कर लिए, घर मेरे नाम से हो गया, बस पार्टी, मेरा तो घर हो गया 2 करोड़ का। और ये 2 करोड़ का घर खरीद करके हम कितनी बड़ी मुसीबत ले लिए हैं, 200 करोड़ का। हमें खुद इस बात का अंदाजा नहीं है कि 2 करोड़ दे करके 200 करोड़ का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि ये जंगल काट दिया। अब उस एरिया में बारिश कम हो जाएगा, उस एरिया में मौसम जो है खुशनुमा नहीं रहेगा, मौसम के मॉइस्चराइजर कम हो गया, तो ठंडी ठंडी हवाएं नहीं चलेगी, तो जिंदगी का सुकून जो है समाप्त हो जाएगा। तो शहर के शोर शराबे बढ़ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जो बारिश हो रहा था, या ट्रांसपिरेशन हो रहा था, या जो भोजन मिल रहा था, या जो पक्षी, जो चिड़िया, जो जानवर चहचहा रहे थे, खत्म हो गए। अब आप इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए पैसा खर्चा कीजिए, ट्रेन पकड़िए, फ्लाइट पकड़िए, बस पकड़िए, और शिमला और कुल्लू बना ली जाइए, जो आपको यहीं पर मिल जाता। तो कितने समझदार हैं आप। इसको काट दिए, अब इसको काटने के बाद इसी चीज को देखने के लिए कुल्लू, मनाली, शिमला, दार्जिलिंग और पता नहीं कहां कहां जाएंगे। जाइए, समझदार है। तो ये 2 करोड़ का फ्लैट खरीदे हैं, मजाक है क्या? कितने स्मार्ट है, और कहां बेवकूफी कर रहे हैं।
फ्लैट खरीदिए, अपार्टमेंट में रहिए, ये जरूरी है, पर साथ में यह भी निश्चित कीजिए कि जितना जंगल काटा गया था उतना जंगल लगाया गया है कि नहीं। सरकार तो नियम कानून बनाती है, इन लोगों पर प्रेशर देती है और इन लोगों को बाकायदा चेक करती है, मगर हम लोग करते हैं क्या? तो हम लोग अपने बालकनी में एक गमला में पौधा लगा लेते हैं कि देखिए प्लांट लगा दिया, तो ये एक प्लांट जो है आप जो है पॉट में गमला में लगा दिए तो इतनी बड़ी जंगल का वो भरपाई कर देगा क्या? उसको तो पानी नहीं दीजिएगा तो वो टुई हो जाएगा, फिर पानी दीजिएगा तो टुई से खिल जाएगा। ये उस जंगल का जो ट्रांसपिरेशन है, बारिश है, ये जो पूरे भारत को ये जो बारिश दे रहा है, ये दे पाएगा ये गमला का एक छोटा सा पौधा? तो जब जंगल काटे हैं उस जंगल को लगाना पड़ेगा ना। उस बिना जंगल को लगाए हुए अपार्टमेंट में फ्लैट ले लिए, 2 करोड़ का सी व्यू है, विंड व्यू है और पता नहीं क्या क्या व्यू है, बड़ा खुश हो गया। कैसे समझदार लोग हैं हम लोग, है ना। ये जंगल जो बारिश पैदा करती है, और भारत जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, ये डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, विकसित देश हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। तो ये अभी डेवलपिंग कंट्री है, ये अभी डेवलपिंग कंट्री है भारत। तो कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए आधा से अधिक, लगभग 70% भारत अभी भी बारिश के जल पर डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए। अगर बारिश नहीं होगी तो अन्न का उत्पादन, अनाज का उत्पादन कम हो जाएगा, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, भोजन की कमी हो जाएगी। जो अभी थोड़ी देर पहले बोले कि फिर बाहर से मंगाइए, पैसा दीजिए मंगाइए, और ये सब क्यों? जंगल काट दिए। जंगल काटेंगे नहीं तो बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो खेतों में अनाज कैसे उत्पन्न होगा? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी बोलिए हम लोग सब कोई जो है जंगल पे डिपेंड करते हैं। ये जो अपार्टमेंट में रह रहे हैं आप, और इतने बड़े बड़े फ्लैट में, है ना, और एसी लगा लिए हैं, तो सोचिए थोड़ा कि क्या पाया और क्या खोया। ये एसी, जो जंगल में एसी की जरूरत नहीं है, तो अब आप जंगल काट दिए और बोलते हैं गर्म लगता है तो एसी लगाओ। जो फ्री में था उसको छोड़ दिए और अब पैसा दे करके कर रहे हैं। इतने समझदार हैं हम लोग। ये अगर इसी वाटर साइकिल की बात करें तो एक ये रूट से पानी जाता है कि जड़ से पानी गया और पेड़ से ट्रांसपेरेंट होकर के वायुमंडल में गया, वायुमंडल में बादल वाला, बादल से जो बाष्पीकरण हुआ और वायुमंडल से फिर कंडेंस होकर के प्रेसिपिटेशन बारिश के रूप में वो नीचे आया। ये वाटर साइकिल, जल ऊपर गया नीचे आया, ये साइकिल, तो बारिश हुआ। इतना लंबा रास्ता जो है जल ने तय किया, 1 रुपया भी मांगा नहीं, मांगा तो मांगेगा भी नहीं, फ्री है तो फ्री है तो वैल्यू नहीं है। और वही पानी जब आ जाता है आपके यहाँ पे जमीन के नीचे, आप उसको बोरिंग करके या पंप लगा करके उस पानी को सिर्फ अपने छत पे ले जाते हैं, मुश्किल से 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, वो पंप लगा करके, और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। और वो 15 मीटर या 10 मीटर या 20 मीटर जो भी है, उस टंकी तक ले जाने का आपका बिजली बिल कितना आता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 10, 15, 20 मीटर था, कितना लगता है? अरे बाप रे बाप, पंप बंद करो रे, बिजली बिल इतना अधिक आ गया, चिल्लाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ नीचे से छत तक जाने में आप जो है रोने चिल्लाने लगते हैं कि बहुत पैसा खर्चा हो जा रहा है। तो पानी को जमीन से छत तक भेजने में, उस टैंक तक भेजने में। और ये प्रकृति जो है वो पूरा आपका पेड़ से लेके, वायुमंडल से लेकर के, वहां से लेकर के कैसे कितना दूर ट्रैवल करता है, हजारों किलोमीटर ट्रैवल करता है फ्री में, और आपको रेन को, बारिश को, जल को आपके यहाँ तक पहुंचाता है फ्री में। 10 मीटर 15 मीटर के लिए तो इतना रो रहे हैं, अगर 1000 किलोमीटर का पैसा मांग ले तो पता नहीं क्या होगा। तो वैल्यू है, वैल्यू नहीं है। ये जंगल काट दिए और बारिश अब हो नहीं रहा है, तो पानी कहाँ से आएगा? तो पैसा दो, ये पंप से मोटर खींचो है ना। ऐसे कौन सा बच्चा होगा, चाहे आप हो चाहे हम हो, ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो बारिश में छपा छप मजा नहीं लिया होगा, बारिश में नाचा कूदा गाया नहीं होगा। अब तो बारिश ही नहीं होता है, अब बारिश देखने के लिए दूसरा जगह जाना पड़ता है। बोले ना, पेड़ काट दिए तो उस मौसम के मस्ती को, मजा को लेने के लिए जाइए शिमला, कुल्लू मनाली। था आपके यहाँ तो अच्छा नहीं लगा, काट दिए। तो चीजों को समझना पड़ेगा, चीजों को समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जंगल जो हमारे जीवन में कितने महत्व की चीज है, और वो चुपचाप अपना कितना काम कर रहा है, और हम लोग उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, परंतु इस तरह की ज्ञान की बातें अगर जाननी है तो थोड़ा तो सब्र करना पड़ेगा।
इतना आसान नहीं है कि 5 मिनट में ज्ञान की चीजें हो जाएगी। और ये जो आईएएस और यूपीएससी के तैयारी के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो 5 मिनट में तो होगा नहीं। आईएएस यूपीएससी एक बहुत बड़ी चीज है और उसके लिए बहुत मेहनत है। तो खैर, तो जंगल के क्रम में आगे बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण चीज और देखते हैं कि जंगल तो भोजन दे रहा है, आवास दे रहा है, जंगल हमें हवा देता है, ऑक्सीजन देता है। प्रकृति ने सभी के लिए यह निश्चित किया है कि वो अपने अपने जिंदा रहने के लिए काम करेंगे, और जिंदा रहने के लिए वो अपना जिंदा रहने के लिए तो काम करेंगे ही करेंगे, और उस काम करने के क्रम में कुछ ऐसा कर देंगे कि वो जब काम भी कर रहे हैं और अपने आप उसमें से कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो प्रकृति को मदद करेगा, प्रकृति को और अच्छा करेगा। जैसे कि पौधों को ही लेते हैं, पौधे जो है सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाते हैं, और उसी खाना बनाने के क्रम में, भोजन बनाने के क्रम में वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसलिए जंगल को ग्रीन लंग्स भी कहते हैं। ग्रीन लंग्स, क्योंकि लंग जो है, फेफड़ा जो है, जिस प्रकार से मनुष्य को हवा, शुद्ध हवा प्रदान करता है, उसी तरह से यह जंगल भी पूरी प्रकृति को शुद्ध हवा देती है। इसलिए प्रकृति में जंगल को लंग्स भी कहते हैं, ग्रीन लंग्स। तो जंगल क्या सिर्फ ये ऑक्सीजन ही देता है? ये ऑक्सीजन तो दोस्तों कितना जरूरी है। ये अगर ऑक्सीजन ना मिले तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो जंगल हम लोग को सिर्फ भोजन देकर जिंदा ही नहीं रख रहा है, बल्कि ऑक्सीजन दे करके हमें हर क्षण जीवित रख रहा है। एक सांस बाहर जाती है, एक सांस अंदर आती है, हम जीवित हैं इस जंगल के कारण, और वैल्यू नहीं है उसका। और जंगल क्या हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही देती है? ये जो हम लोग बदमाशी करके फैक्ट्री से जो है हम लोग चिमनी से जो CO2 निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, गाड़ी के पीछे से एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, और भी विभिन्न तरीके से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। तो ये वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ रही है, उसको ये मेंटेन भी तो करता है। ये प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है, तो ऑक्सीजन छोड़ के ये इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस को बनाए रखता है। तो इन्वायरमेंट में कितना बड़ा ये बैलेंस का काम करता है। तो ये बैलेंस करने से क्या होगा? तो अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गया है, बहुत गर्म लगता है। पेड़ ही काट दिए, ऑक्सीजन ही नहीं पैदा कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं पैदा कर रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस को गड़बड़ा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज्यादा होगा, तापमान, टेम्परेचर उतना बढ़ेगा। अब पेड़ काट दिए, अब इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेता, स्कॉलर अब मिल के मीटिंग करते हैं, करोड़ों करोड़ों खर्चा करते हैं कि ये प्रकृति का, नेचर का टेम्परेचर को कैसे कम किया जाए। और ये जंगल किसी एसी रूम में नहीं बैठता है, कहीं पे बिस्लरी का पानी का बोतल नहीं पीता है, चुपचाप खड़ा होकर के सर्दी, धूप, पसीना, गर्मी, बरसात में इस वायुमंडल में ऑक्सीजन दे रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, और इस ग्लोबल वार्मिंग से बिना किसी को कुछ बोले लड़ रहा है और उसको मेंटेन कर रहा है, और किसी को कुछ बोलता नहीं है, इसलिए वैल्यू नहीं है, काट देते हैं। जानवर बेजुबान होता है, मार दीजिएगा तो थोड़ी बोलेगा दर्द हो रहा है, नहीं बोलेगा, जानवर बेजुबान है तो मार दीजिए। तो कितना नुकसान हम लोग कर रहे हैं, इस चीज का अंदाजा हम लोग को खुद नहीं है। तो जंगल से हमें जो है शुद्ध हवा मिलती है, ये CO2 को बैलेंस करता है, टेम्परेचर को बढ़ने से रोकता है, ग्लोबल वार्मिंग को बचाता है, जिसके लिए कि आज पूरा दुनिया परेशान है। तो जंगल से हमें क्या क्या नहीं मिलता है। तो दोस्तों, हम लोग ये इस एक निष्कर्ष पर आते हैं, नहीं तो ये तो वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। मेरा जो प्रयास था कि किसी भी चीज को किस तरह से आप एनालिसिस कीजिएगा, कैसे एक विश्लेषण कीजिएगा, आईएएस, यूपीएससी और कंपटीशन में, एग्जाम में किस तरह से चीजों को सोचिएगा, समझिएगा, वह एक प्रयास था। उम्मीद करते हैं कि आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला प्रश्न था कि जंगल में जो पूजा हो रही थी जंगल में, तो क्या छात्रों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या वो जंगल के लोग अनपढ़ गंवार हैं? तो देखिए, पूजा करने का अर्थ जो है सिर्फ अंधविश्वास ही नहीं है, पूजा करना एक सम्मान का भी विषय है। आप एग्जाम देने से पहले अपने माता पिता के पैर छू करके जाते हैं ना, तो वो अंधविश्वास है कि आप उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। ये क्या बात हुई कि माता पिता छू दोगे तो एग्जाम में 100 में 100 आ जाएगा क्या? ये तो कोई बात नहीं।
ये तो श्रद्धा की बात हुई, या विश्वास की बात हुई, या सद्भावना की बात हुई, या श्रद्धा की बात हुई। तो इसी तरह से अगर जंगल के लोगों को उस प्रकृति के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, क्योंकि वहां से उन्हें भोजन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, सभी चीज मिल रहे हैं, उनकी जीवन जो है वो वहां से जी रहे हैं, तो ये जो इतना बड़ा चीज मिल रहा है, इसके बदले में वो अगर जंगल में जंगल देव की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, तो क्या गलत है? उल्टा ये हमें समझना चाहिए कि हम नहीं कर रहे हैं। हमारा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप जंगल में अगरबत्ती और फूल माला लेके जाइए, परंतु कम से कम उस पर श्रद्धा बनाए रखिए, उसको नष्ट होने से बचाइए, उसका संरक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए और डेवलपमेंट कीजिए। बिल्डिंग बनना है, अपार्टमेंट बनना है, गाड़ी बनना है, हेलीकॉप्टर बनना है, प्लेन बनना है, चांद पे भी जाना है, पर डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। जितना पेड़ काटिए उतना पेड़ लगाइए। सिर्फ अपना देखने से कैसे होगा? अगर हम अपना देखें और निकल गए तो कैसे होगा? अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ तो छोड़ेंगे ना, उनके लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे क्या? तो उनके लिए भी तो सोचना होगा कि आने वाले भविष्य के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। हम तो अपना मजा जिंदगी में काट के चल गए, फ्लैट बना के, अपार्टमेंट बना के, एसी में रह लिए और आने वाले के लिए उसके लिए भी जगह नहीं छोड़े। तो डेवलपमेंट तो होना चाहिए, पर किस मात्रा में, किस अनुपात में, यह सोचने का विषय है। डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? बट संतुलन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। एक की कीमत पर दूसरे का डेवलपमेंट नहीं होता है, दोनों को बैलेंस होना चाहिए। तो इस जंगल को बचाना होगा, इस जीवन को बचाना होगा, इस प्रकृति को बचाना होगा, नहीं तो डेवलपमेंट जो है किसी मायने में कोई लाभकारी नहीं रह पाएगा। जैसे मौसम खराब, एसी चाहिए, पानी खराब, फिल्टर चाहिए, है ना। जंगल काट दिए, अब आपको अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फ्रेश एयर के लिए हिल स्टेशन पे जाना पड़ेगा। तो समझिए इन सब चीजों को कि जंगल क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। तो वो अनपढ़, गंवार, अधरंगे और भूखे लोग जंगल की पूजा कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो तो समझ रहे हैं कि जंगल कितना जरूरी है। पर क्या हम समझ रहे हैं? हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, इतने विख्यात कॉलेज से पास आउट, क्या हम समझ रहे हैं कि जंगल जरूरी है कि नहीं है, कि मजाक उड़ा रहे हैं? तो इस ज्ञान को अगर हम उसमें बांट देंगे और इस ज्ञान की मदद से हम जंगल को कैसे बचाए रखें, तब ये कोई बात हुई कि वो जो जिन्हें हम अनपढ़ गंवार कह रहे हैं वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, कैसे जंगल को बचाते हैं, और हम अपने ज्ञान की मदद से कैसे इस चीज को और आगे बढ़ा करके जंगल की सुरक्षा और संरक्षा, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तब कोई बात हुई, तब तो प्रकृति को सुंदर बनाएंगे, प्रकृति को अच्छा रखेंगे और अपने भविष्य के लिए एक स्वस्थ वातावरण, प्रकृति, नेचर को छोड़ के जाएंगे। तो जब तक ये नॉलेज का परंपरा विश्वास के साथ कॉम्बिनेशन होकर एक सार्थक दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक तो चीजें बेमायने हो जाएगी, कोई मायने की नहीं रहेगी। तो ये ज्ञान का और परंपरा विश्वास का दोनों का सामंजस्य, दोनों का समायोजन, दोनों का मिलना बहुत जरूरी है और मिल करके सार्थक विकास होना जरूरी है। तो ये गांव वाले भी सही है, छात्र भी सही है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि ये जो नॉलेज या जो ज्ञान हासिल किया है उसको इस चीज में कैसे लगाया जाए जिससे कि एक सार्थक विकास हो सके। तो दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो गया है, जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह की बातें और भी होगी आपसे, और आगे और भी यूपीएससी और आईएएस के लिए चर्चा होती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं कि चीजों को किस तरह से विश्लेषण करना चाहिए और आपको इससे मदद मिले, यही मेरी तरफ से रहेगा कि आपको जो है आपके एग्जाम के लिए आपको मदद मिले। तो मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग। कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग। तो दोस्तों, जंगल से तो हमें बहुत चीज मिलता है और बहुत ही सारी बातें होती है। अगर ये बोलते रहेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में बोलते हैं कि जंगल से हमें जो अपने जो जीवन जीने के लिए विलासिता के जो चीजें वो मिलते हैं, लकड़ी के चेयर, टेबल, कुर्सी, सोफा, बेंच, सब चीज मिलते हैं। खाने पीने की चीजें मिलती है ना, इत्र मिलता है, गोंद मिलता है, शहद मिलता है, तो बहुत सारी चीजें मिलती है। जीवन को निरोग रखने के लिए जड़ी बूटियां मिलती है, दवाई मिलती है, मेडिसिन मिलती है, ताकि आपका जीवन स्वस्थ रह सके। स्वस्थ हवा भी दे रहा है और किसी कारण से शरीर गड़बड़ हो गया तो उसके लिए औषधि जो है, जड़ी बूटी जो है, मेडिसिन भी है, जंगल दे रहा है। तो जंगल क्या क्या काम करता है? शुद्ध हवा देता है, आवास देता है, शेल्टर देता है, सॉइल इरोजन को बचाता है,
अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करता है, रेन क्रिएट करता है, इतने लोगों को पालता पोसता पेट भरता है, तो जंगल क्या नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो परंपरा और आधुनिक ज्ञान दोनों को मिला करके एक सार्थक जो रास्ता निकलेगा वही भविष्य का निर्माण करेगा और वही सार्थक भविष्य का निर्माण करेगा, और तभी हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ करके जा पाएंगे और एक संतुष्ट मानव के रूप में यहाँ से जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आईएएस और यूपीएससी के इस सीरीज में, वीडियो के सीरीज में आगे और भी इसी तरह की बहुत ही ज्ञान की बातें देखेंगे। जो हमें पता है मैं आपको बता दूंगा और आपको एक रास्ता दिखा दूंगा, आप आगे बढ़ जाइएगा, आप सक्सेस हो जाइएगा, सफल हो जाइएगा, तो उसमें मेरा ही स्वार्थ है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल नेवी कोचिंग। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नेवी कोचिंग। देखते रहिए, जल्दी ही मिलते हैं आपसे, जल्द मिलते हैं।